नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ के खर्चे। माँ, दिनों दिन आजकल आपके तो खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं कि पेड़ हिलाओ और पैसे बटोर लो? मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर पैसा आता है। समझी आप? मोहित बड़े ही तैश में माँ से कहे जा रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, मेरी ज़रूरत तुम्हें खर्चे लगने लगे हैं। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया? कैसे तेरे पापा ने और मैंने दूसरों के खेत जोतने का काम किया ताकि 2 वक्त की रोटी तुझे खिला सकूं। इतना ही नहीं, तेरे पापा ने दूसरों की अनाज वाली बोरी मंडी तक में बेचने ले जाते थे। तुझे पढ़ाने लिखाने की खातिर हम लोगों ने खेत बेचे, जिससे तेरी पढ़ाई में पैसों की वजह से रुकावट न आए। और आज तू मेरे लिए मेरी ज़रूरतों को फिजूल के खर्चे कह रहा है। मुझे चश्मे की ज़रूरत है। अगर उसकी डंडी ना टूटी होती तो अभी नया चश्मा बनवाने को ना कहती। कम से कम उसकी तो दूसरी डंडी लगवा सकता है। उसकी वजह से ना तो चश्मा लगा पा रही हूँ, ना सर का दर्द दूर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चक्कर खाकर कहीं गिर ना जाऊँ। मैं संभल संभल कर चल रही हूँ। अच्छा अच्छा माँ, ठीक है, शाम को लौटते हुए लेता आऊँगा, मोहित ने बेरुखी से कह दिया। अब उसके ऑफिस में फ़ोन लगाकर कमला जी पूछती हैं, रोहित, तू डॉक्टर से मेरा नंबर लगवा दे या उसका फ़ोन नंबर मुझे दे दे ताकि सर का दर्द ना हो। मुझे लग रहा है कि दोबारा से टेस्ट करा लूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा। तब उसका बेटा मोहित बहुत उखड़े स्वर में कहता है, अरे माँ, क्या ऑफिस में फ़ोन लगाकर परेशान कर रही हो? ये भी नहीं होता कि ड्रॉर में से खुद से देख लो, और नहीं तो इतना तो शिवानी को ही बोल देती। पर ये भी नहीं होता आपसे। आपको तो मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए, जैसे मुझे परेशान करने में आपको बहुत मज़ा आता है। और बस कुछ नहीं। माँ बेटे से, बेटा सुन तो मेरी पूरी बात। वो पूरी बात ही नहीं कह पाती और वो फ़ोन रख देता। और उनकी बहू से तो वो कुछ बोले, उनकी इतनी मजाल कहाँ। घर में मोहित ने इतना सर पर चढ़ा लिया कि कमला जी उससे बात करना पसंद ही नहीं करती। वो तो घर के काम बिना बोले कर देती थी। वो मोहित के मन का खाना बनाती, साथ ही उसकी ज़रूरतों के पहले उसका काम कर देती थी। पर शिवानी को क्या, उसे उनके आने से जैसे सहूलियत सी ही थी। जिम्मेदारी तो कमला जी ही घर की निभा रही थी। मजाल है कि कहीं धूल का नामो निशान दिख जाए। मोहित और शिवानी उनका कभी कोई एहसान नहीं मानते थे। जब से शहर आई तो पति की यादों से दुखी न रहना चाहती थी। बस वो बिजी रहकर अपने दुख दर्द को भूलना चाहती थी। बहू भी ऐसी मिली कि कुछ पूछो ही मत। वो तो एक की 4 सुनाने वालों में से थी। खैर, उनका सर दर्द से फटा जा रहा था। उन्हें माइग्रेन की शिकायत थी। अगर चश्मा न लगाएं तो सर भारी भारी सा हो जाता। इससे बहू बेटे को क्या फ़र्क पड़ता था। घर मकान तो उनके नाम हो ही चुका था। पति के गुजरने के बाद शहर में माँ को मोहित ले आया और उनसे मकान, खेती के पेपर पर जब साइन चाहिए तो कहा, माँ, यहाँ गांव में अकेले रहकर क्या करोगी? तू मेरे साथ अपने घर में रहना और ठाठ करना। शहर वाला घर वो भी तो पापा ने ही दिलाया था, वो भी तो आपका ही है। मोहित अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में गांव का घर खेती बिकवा कर ले आया था। अब वो पति के गुजरने के बाद बेटे के साथ रह तो रही थी, पर उनका मन नहीं लगता। उनसे तो सुकून से मीठे बोल बोलने वाला भी कोई नहीं था। वो तरसने लगी थी कि कोई उनके पास हंसे बोले, पर ऐसा नहीं हो रहा था। उनसे बहू बराबर का काम कराती। उनके घर के नौकर को देने वाले पैसे भी बच रहे थे। इसलिए शिवानी के कमला जी का आना एक सुखद एहसास बन गया था। सास बहुत काम जो कर लेती थी, वो भी बिना थकान के। उन्हें काम करना बिल्कुल भी नहीं अखड़ता था। पर आज उन्हें उनके रमेश जी की एक एक बात याद आ रही थी। वो कहते थे, देखो कमला, मैं जब तक हूँ तब तक हाथ में रकम रखूँगा, नहीं तो हाथ खाली होते ही कोई इज्जत नहीं रहती, ना ही कोई साथ देता है। आज कमला जी को चश्मा ठीक करवाने के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे थे, पर करें भी तो क्या करें। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बेटे के मोह में खेती मकान बिकवा दिए
और शहर वाला घर भी उनसे अपने नाम करवा लिए। इस कारण वो बेबस सा महसूस कर रही थी। शिवानी बहू की किटी पार्टी थी तो वह तैयार होकर निकल गई। अब तो उसने जितना काम हो सकता था उन्होंने किया। रात हुई तो बोली, बेटा मोहित, मेरा चश्मा बन गया कि नहीं? मेरा सर चश्मे के बिना बहुत भारी भारी लगता है। तब वो कहने लगा, माँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि आपका चश्मा बनवाने बैठा रहूं। मेरे पास ऑफिस के अलावा भी हजारों काम हैं। आप खुद क्यों नहीं चली जाती हैं? खुद भी तो बनवा सकती हैं ना आप। तब इतना सुनते ही वो बोली, बेटा, एक तो तूने ना तो चश्मा बनवाया, ना ही मुझे डॉक्टर की पर्ची बताई, नहीं तो मैं ही मेडिकल से सर दर्द की गोली ले आती। आजकल तू मुझे पैसे भी नहीं देता है। अब बता, मैं अपनी परेशानी तुझसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? आखिर बेटा है तू मेरा, बहू तो पराया खून है, उससे क्या उम्मीद करूँ? उसे वैसे भी तूने सर पर चढ़ा रखा है। उससे कुछ बात ना करो, वो ही मेरी बेहतरी होगी, क्योंकि कुछ भी बोलो तो नमक मिर्ची लगाकर झगड़ा अलग से कर देती है। वो ऐसी ही है। खैर बेटा, तू अभी मुझे 2000 रुपए दे दे। जितनी ज़रूरत होगी उतने ही दे दूंगी, बाकी के पैसे वापस कर दूंगी। फिर वह कहता है, ठीक है माँ, कल ले लेना। अब वह रात में जैसे तैसे सो जाती है। अब सुबह बेटे के ऑफिस जाने के पहले पैसे मांगती है। बेटा बुड़बुड़ाहट के साथ कहता है, कहाँ से ले आए इस बुढ़िया को? वो सुन लेती है। क्या कहा बेटा? तब वो कहता है, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं कहा। तब माँ टेबल पर खाना लगाती है। मोहित टेबल पर बैठता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, क्या हुआ केरल ट्रिप की टिकट का? बुक हो गई थी ना? तैयारी भी हो ही गई है। हम लोगों को कब निकलना है? आपने बताया नहीं। तब कमला जी कहती हैं, अरे मोहित, तूने बताया नहीं कि तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? घर में मेड भी नहीं है। तब वह कहता है, माँ तुझसे पीछा छूटे इसलिए जा रहे हैं। इतना सुनकर वो कहने लगती है, अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। तब बहू भी कहती है, माँ जी, आप तो हम पर बोझ बन गई हैं। आपकी वजह से घूमना फिरना ही छोड़ दें। ऐसी बोरिंग लाइफ कौन जीता है भला? प्रतिदिन आपके खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं डॉक्टर का खर्च, कहीं कुछ मंदिर में दान देने का खर्च, और भी कहीं का खर्च करना हो तो हाथ बढ़ाकर मांग लो। मम्मी जी, हम लोग परेशान हो गए हैं। इतनी बात सुनकर वो भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उन्होंने भी कहा, मेरे खर्चे तुम्हें दिखते हैं? क्या घूमने जाओगे तो क्या पैसे नहीं लगेंगे? वहाँ तुम लोग पैसे पानी की तरह बहा दोगे तो कुछ नहीं, क्या वहाँ खर्चे नहीं होंगे? तब उसने कहा, माँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूँ खर्च करूँ, आपको इससे क्या? तब उनकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। वो भावुक होकर कहती है, बेटा, तूने आज जो बात कही मुझे दिल तक छलनी कर गई। जब गांव का घर और खेती बिकवानी थी तब तो तेरा दूसरा ही रूप था। मैंने सोचा ना था कि तू ऐसे रंग बदलेगा। पर उन्हें अपनी माँ की कहाँ परवाह थी। खैर, वो दोनों उन्हें अकेला छोड़कर निकल जाते हैं। ना तो उनका चश्मा बनवाते हैं, ना ही दवाई लाकर मोहित रखता है, बस पैसे देकर चला जाता है। तब पड़ोस से मोहन चाबी देने आता है तो उसकी पत्नी मायके से आने वाली होती है तो यह सोचकर देना चाहता है कि मेरी पत्नी परेशान ना हो। मेन डोर की चाबी एक ही है, इसलिए तभी वो पड़ोस में मोहित के यहाँ पर चाबी देने आता है। जैसे ही डोर की बेल बजती है तभी कमला जी दरवाजा खोलती हैं। उसी समय वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं कि चक्कर खाकर नीचे गिरने वाली ही होती हैं। वह उन्हें संभालता है, उनके चेहरे पर पानी मारकर सोफे पर बिठाता है और फोन करके वह अपने दोस्त से दवाई मंगवा कर देता है। थोड़ी देर बाद उनसे पूछता है,
आंटी जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब वो दुखी होकर कहती हैं, मेरे बेटे और बहू मेरी एक न सुनते हैं। मेरे बेटे ने गांव का घर और खेती बेच दी और ये मकान भी मेरे से अपने नाम करवा लिया। अब इसमें मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं क्या करूं? तब मोहन ने कहा, आंटी जी, आप चिंता ना करें, मैं पेशे से वकील हूँ। आप चाहें तो अपना घर वापस ले सकती हैं। ये एक नया कानून बना है कि बेटा यदि बुढ़ापे में माँ बाप का देखभाल ना करे और दुर्व्यवहार करे तो आप मानसिक प्रताड़ना का केस लगा सकती हैं और आप अपना घर अपने नाम पर वापस ले सकती हैं। तब उन्हें मोहन की बात समझ आ जाती है। इस तरह वो मोहित के खिलाफ केस लगा देती हैं और मोहन उनका चश्मा भी बनवा देता है। इस तरह कानूनी प्रक्रिया होने में थोड़ा बहुत समय लगता है। अब मोहित और उसकी पत्नी वापस घर आ जाते हैं तो माँ को कमजोर और दुखी ना पाकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें लगता है उनकी माँ दुखियारन होकर बिस्तर पर पड़ी मिलेगी। पर कुछ समय बाद अब कोर्ट से नोटिस के पेपर आते हैं तो वह बेटे को देते हुए कहती है, मोहित, ये लो, कोर्ट से तुम्हारे लिए नोटिस है कि मेरा मकान मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैंने केस तुम पर फाइल किया है। अब तुम मेरा घर खाली कर दो, इस घर को मेरे नाम कर दो, क्योंकि नए नियम अनुसार जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करें उनका खर्च वहन ना कर सकें, तब माँ बाप अपना घर वापस ले सकते हैं। इतने में वह एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये घर अब मेरा है। जो ये घर आपके नाम पर था वो तो मैंने अपने नाम पर कर लिया है। नामांकन में तो मेरा नाम है। उसकी बातें सुनकर वो कहती है, ये नोटिस आया है, इसको पढ़कर जवाब देकर घर खाली कर देना। 1 सप्ताह का समय है, सोच लो कहाँ और कैसे रहोगे। अब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तब मोहित ने कहा, माँ, ये आप कैसे कर सकती हैं? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, खून हूँ, कोई माँ ऐसे कैसा कर सकती है? तब उन्होंने कहा, तुम अपनी करनी भूल गए, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया, मुझे एक एक पैसे का मोहताज बना दिया। इतने में वह कहने लगा, माँ, आपका अकेले कैसे चलेगा, हम भी देख लेंगे। माँ, देखना, एक दिन आपको भी मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी। उसकी माँ कमला जी कहती हैं, ऐसी औलाद से बे औलाद होना ही अच्छा है। अगर मैंने तेरे पापा की बात मानी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। उनका मानना था कि जब तक हाथ में पैसा है तब तक दुनिया में तुम्हारी पूंछ है। मैं ही उनकी बात को ना समझ पाई और तेरी मीठी बातों में आ गई। यदि तेरी ना सुनती कितना अच्छा होता, मुझे तेरे आगे मिन्नतें तो ना करनी पड़ती। इसलिए अब मैं समझ गई हूँ कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर ही पीता है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, समझे मोहित? बहुत हुआ रोना धोना, बस अब घर खाली करो वरना मैं पैद कर दूंगी। तब लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। अब कमला जी के अंदर आत्मविश्वास आ गया था। जो बेटे के सामने गिड़गिड़ाती थी वही अब उनके बेटे आज गिड़गिड़ा रहे हैं। माँ, ऐसा मत करो, अब मैं आपकी पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। पर उनके ऊपर कोई असर ना हुआ। बेटे बहू को निकाल दिया गया। इस तरह उन्हें अपना घर वापस मिल गया और बेटे को घर खाली कर कर जाना पड़ा। इस बार कमला जी धोखा खाकर मुंह के बल गिरना नहीं चाहती थी। अब वह सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपने मकान में मकान मालकिन की तरह रहने लगी। आधा मकान किराए पर देने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियां नहीं हुई। दोस्तों, माँ को बेटे बहू क्यों बोझ मानते हैं? उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? जब बेटे का जन्म होता है तो माँ बाप
जी जान लगाकर उसे पालते पोसते हैं, जबकि वही बेटा माँ को बोझ मानता है। आजकल बहुत कम घर ऐसे होंगे कि माता पिता के चरणों में रहें, समर्पित भाव से उनकी सेवा करें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।